तरह का कूड़ा बड़ा होता है, जगह जगह नालियाँ बंद हैं। जो यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, पोल्ट्री फार्म रोड पर जाएँ, CMH चौक में जाएँ, बेला नूरशाही रोड पर जाएँ, छेले की तरफ जाएँ, ये सठीबाग की तरफ जाएँ। शहर का यही जो मरकज़ है, सब तरफ गांधी गांधी पानी पानी है। नमस्ते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नाम सुनते ही एक ऐसी जमीन का ख्याल आता है जो सुंदरता में बेजोड़ है, लेकिन किस्मत में बदनसीबी, गरीबी और लाचारी लिख दी गई है। जिस धरती को पाकिस्तान ने 1947 से अब तक अपने कब्जे में रखा है, वहाँ का सच पाकिस्तान की सरकारें और वहाँ की फौज कभी दुनिया के सामने खुलकर नहीं आने देती। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब आवाज़ें खुद पे खुद उठने लगी है। हाल ही में मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी। सड़कों पर हजारों लोग रोटी, बिजली और पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान का दावा रहा है कि POK उसके लिए स्वर्ग है, लेकिन आज वही स्वर्ग गहरे नरक में बदल चुका है। जी, इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि 3 साल गुजर गए इस हुकूमत को, और जो बजट मंजूर हो रहा है उसमें से तरक्याती बजट में से यहाँ पर कोई 1 रुपये भी नहीं लगाया जा रहा, और उसके बावजूद दारुल हुकूमत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये तामीर की गई थी। इसी तरह यहाँ पर कोई पार्क तामीर नहीं हुआ, कोई स्कूल नया तामीर नहीं हुआ, अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, सीवरेज उबल रही है। यहाँ पर बल्दिया जो है वो नाकाम है। बल्दिया ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सालाना करोड़ों रुपए जो है उसकी आमदन है। और इसी तरह तरक्याती इदारा और बल्दिया की आपस में जो है वो एक चपकलश है, एक जंग है, इख्तियारात की जंग है। और जो सियासी जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है। फिर जो तरक्याती फंड्स आते हैं जो जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है और क्या लोकल गवर्नमेंट के फंड्स है, वो सिर्फ अपने सियासी जो अल्ले तल्ले हैं उनमें तकसीम किया जा रहा है। एक गली की तामीर करने के लिए अगर 3 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, वो वहाँ पर वो 50,000 भी अगर लगा लें तो फिर भी एक बंदा कहे कि कोई फंड लग रहे हैं। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो खुद IMF के कर्ज पर सांसें ले रही है, लेकिन POK में तो हालात और भी खराब हैं। वहाँ के लोगों को 20 घंटे तक बिजली नहीं मिलती, जबकि पाकिस्तान सरकार भारत पर आरोप लगाती है कि वह कश्मीरियों को बिजली और आज़ादी से वंचित करता है। आंकड़े बताते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और POK में प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान के राष्ट्रीय औसत से भी लगभग 40% कम है। स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी दयनीय है कि एक सरकारी अस्पताल में 1000 लोगों पर केवल 0.6 डॉक्टर उपलब्ध हैं। जो जमीन कभी एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का सपना देखती थी, वहाँ के लोग आज मोमबत्तियों के सहारे गुजारा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होया, ना किसी को ज़कात मिलती है, ना किसी को नौकरी मिलती है, ना किसी को कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो कहते का इंसाफ है। घर में 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, मजदूरी करता है, शाम को बच्चे भूखे होते हैं, कोई देता है या नहीं देता तो वो बच्चे पिटते हैं, रोते हैं। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। अगर इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते तो आप देख सकते हैं अभी ये आपके सामने का हाल है। एक हुकूमत आती है, वो कहती है जी वो चोर थे, उन्होंने ये किया, हम ये करेंगे। पार्कों का हाल देखेंगे, ये भी टूटे हुए हैं, इधर टूटे हुए हैं। सब कचरा, जो भी कचरा आता है वो यहीं पे फेंकते हैं। एक डिम्पर आता वो फेंक के जाता है, दूसरा आता वो फेंक के जाता है। अगर नज़्म ज़ब्त होता तो ये काम होता ही ना। बस एक कहते हैं, एक हुकूमत आई वो कहती है हम ये करेंगे, दूसरी हुकूमत आई कहती है हम ये करेंगे। सब चोर हैं। POK की राजनीति भी अपने आप में एक मजाक है। वहाँ चुनाव तो कराए जाते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों की मंजूरी के बिना मैदान में उतरने का अधिकार ही नहीं है। जो आवाज उठाए उसे गद्दार और आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र का हवाला देता है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन खुद POK में आत्मनिर्णय तो छोड़िए, बुनियादी मानवाधिकार भी गायब हैं। भ्रष्टाचार यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। ना मीटर रीडर को किसी चीज़ का, उसको भी 20 बार बता चुके हैं। वो हमारे गांव वाला है वहाँ का, उसको भी कोई परवाह नहीं होती, वो भी बिल दे के आ जाता है। महकमे में आओ, ये कहते हैं जी हमारी गलती नहीं है, ये मीटर रीडर की गलती है, ये फ़लाँ की गलती है, ये वो है, ये एक्सीन के पास चले गए, उसने कहा जी ये मीटर रीडर की गलती है। मैंने कहा जी आप अपनी सैलरी में से कटवाओ ये पैसे, तो या मुझे बिल देना मेरी रीडिंग के हिसाब से, एक्स्ट्रा बिल दे रहे हैं ये 30,000 रुपया। मैं कहाँ से जमा कराऊँ इनको 30,000 रुपया? मैं कोई चोरी तो करता नहीं हूँ ना। ये यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं, ये सारे हैं ही चोर है ना, सारे चोर है। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। ये चूँकि आज़ादी का बेस कैंप है
और इस बेस कैंप में हमने इस कदर अपनी रिहाइशें और जिस तरह के ये सामने हमें नज़र आ रहा है कि भाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस इतने करोड़ों की लागत से बना दिया, लेकिन इस शहर में एक रिसर्च लेबॉर्ट्री नहीं है, इस शहर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है कि गवर्नमेंट के उस पर चलने वाला। तो बजाय इसके कि हम कोई और बेहतर तालीमी इदारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते और अच्छे अस्पताल बनाते, तो यहाँ पर हमने ये करोड़ों की लागत से भूत बंगले बना दिए और बेस कैंप की जो बुनियादी शक्ल थी और बुनियादी जो मकसद था हमारा, वो उससे जो है बुरी तरह मुतासर हो गया है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को मिलने वाले विकास बजट का लगभग 60% हिस्सा प्रशासन और फौज की जेब में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि गांव में स्कूल तो बनते हैं लेकिन उनमें शिक्षक नहीं पहुंचते। अस्पतालों की इमारतें खड़ी हो जाती है लेकिन दवाइयां और मशीनें कभी आती ही नहीं। जनता सिर्फ नारों और झूठे वादों से बहलाने की कोशिश का शिकार हो रही है। आज मैं 9th में हूँ, अभी तक हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकी, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी और गर्मियों में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। जब यहाँ पे गर्मी होती है तो हम बहुत तंग होते हैं और जब बारिश होती है तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है, इसलिए हमारी तालीम ज़ाया होती है। पीओके की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की नदियाँ पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत को सींचती है, लेकिन इस इलाके के असली मालिक यानी पीओके के लोग प्यासे रह जाते हैं। पाकिस्तान सरकार जल विद्युत परियोजनाओं से अरबों रुपए कमाती है, लेकिन यहाँ के गांवों तक पीने का पानी भी ढंग से नहीं पहुँचता। इन सबके बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर वहाँ के युवाओं की है। न रोजगार, न शिक्षा और न ही कोई सुनहरा भविष्य है। यही वजह है कि पाकिस्तान की एजेंसियां इन्हें आतंकवाद की राह पर धकेल देती है। आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक में पीओके से हजारों युवाओं को जिहाद के नाम पर प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया, जिनकी बंदूकें भारत की ओर मोड़ी गई, जबकि उनके अपने घर खाली पेट सो रहे थे। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड है। कश्मीर की आज़ादी का ढोल पीटना, लेकिन पीओके की गुलामी और बर्बादी को हमेशा छुपाना। लोगों में वो जो शाऊर होना चाहिए वो भी नहीं है, और जो हमारी पुलिस के काम है, जो हमारी स्पेशल ब्रांच के काम हैं, वो भी मध्यम पड़ चुके हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं। और आपने ये चोरी चकारी की बात की है, तो ये शहर में, ये इन्हीं इलाकों में नहीं, ये जो अंदरूनी शहर का इलाका है, वहाँ पर भी यही चीज़ें जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। लोगों के सामान चोरी हो रहे हैं, लोगों की दुकानें ताले तोड़े जा रहे हैं, लोगों में एक किस्म का खौफ व हरास भी है, मौजूद है। उसकी वजह पुलिस का शहर में पेट्रोलिंग ना करना, और पेट्रोलिंग ना करने की वजूहात में जब आप किसी से पूछेंगे तो वो ये बताएंगे आपको कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इस वजह से ये पेट्रोलिंग जो है ये कम करते हैं। तो ये सरासर ये बात जाती है हुकूमत के सर पे जाती है कि हुकूमत इन अमूर की जानिब भरपूर तवज्जो नहीं दे रही, और उसकी वजह लोग, उसकी सज़ा लोग भुगत रहे हैं। पीओके के हालात अब किसी से छुपे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स तक यह स्वीकार करती है कि पाकिस्तान वहां मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कई बार चिंता जताई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताकर टाल देता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक? पीओके की कहानी सिर्फ गरीबी और भ्रष्टाचार की नहीं है, यह पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का आईना भी है। इस धरती को पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का प्रतीक बताता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ रहने वाले लोग खुद सबसे बड़े कैदी हैं। जिस लोकतंत्र की दुआई पाकिस्तान देता है, वहाँ चुनाव से लेकर प्रशासन तक हर चीज रावलपिंडी के जनरल्स के इशारों पर नाचती है। हाल ही में हुए कथित चुनाव में यह साफ दिखा कि फौज ने किसे जिताना है और किसे हरवाना। यही नहीं, जो नेता थोड़ी भी आज़ादी की बात करता है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र तो और भी बड़ी त्रासदी झेल रहा है। पाकिस्तान ने इसे 1947 से लेकर अब तक अपने संविधान में कभी पूरी तरह शामिल ही नहीं किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कह सके कि यह विवादित क्षेत्र है। लेकिन यही क्षेत्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सबसे अहम हिस्सा बना दिया गया।
सोचिए, बिना स्थानीय जनता की राय लिए उनकी जमीनें चीन की कंपनियों को बेच दी गई। आंकड़े बताते हैं कि CPEC की 62 अरब डॉलर की परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार का मात्र 1% भी नहीं मिलता। पाकिस्तान ने POK को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। वहां से संसाधन खींचे जाते हैं, टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बदले में विकास का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाता। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के बजट का मात्र 2.4% हिस्सा POK पर खर्च होता है, जबकि देश की लगभग 7% आबादी वहीं रहती है। यह अनुपात बताता है कि पाकिस्तान की नज़र में यह इलाका कितना महत्वहीन है। और यहाँ अगर सबसे ज़्यादा धोखा दिया गया है तो वह महिलाओं और बच्चों को। 11 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई रूम्स नहीं है और यहाँ पे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है, बायो लैब नहीं है, फिजिक्स लैब नहीं है, कोई लैब नहीं है। जिस तरह मैंने 11 साल यहाँ पे इन हालात में गुजारे हैं, मैं जिस तरह से आई हूँ उसी तरह से ही ये स्कूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। नाले की स्मेल इतनी ज़्यादा होती है और गाड़ियाँ जाती हैं, गुजर के जाती हैं, बिल्कुल हम सड़क के सामने। 2007 में ये स्कूल इसको हाई का दर्जा मिला है। ना बैठने की जगह है, टीचर्स जो है यूनिफॉर्म भी लेके देते हैं, इनके लिए किताबें वगैरह वो भी हम लोग जो है वो फंड जो है टीचर्स अपने तौर पे जो है वो रेज करती हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि POK में बाल शिक्षा दर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से भी 25% कम है। गाँव में आज भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ न तो स्कूल भवन है और न शिक्षिकाएं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है कि 10 लाख की आबादी पर मुश्किल से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। कई बार महिलाओं को प्रसव के लिए 100 से 150 किलोमीटर दूर तक सफर करना पड़ता है और रास्ते में ही उनकी जान चली जाती है। POK के लोग आज 3 गुलामियों का शिकार हैं, एक पाकिस्तान की फौज की, दूसरी इस्लामिक कट्टरपंथ की और तीसरी चीन की आर्थिक गुलामी की। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में वहां से आज़ादी मार्च जैसी आवाजें उठने लगी है। मुजफ्फराबाद में विशाल प्रदर्शनों में लोगों ने खुलेआम कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में साफ दिखा कि लोग कश्मीर चाहिए आज़ाद, पाकिस्तान से इनकार के नारे लगा रहे थे। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वही पाकिस्तान 7 दशकों से भारत पर कश्मीरियों की आज़ादी का ढोल पीटता आया है। भारत का नजरिया इस पूरे मामले में हमेशा साफ रहा है। भारत POK को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और संविधान में जम्मू कश्मीर की असली सीमा वही मानी जाती है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किले से भाषण देते हुए POK और गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पहली बार दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर गया। यह वही समय था जब POK की जनता ने महसूस किया कि भारत उनकी पीड़ा को सुन रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि POK की तुलना में भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीवन स्तर कहीं बेहतर है। वहाँ प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा है। बिजली की उपलब्धता, सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, हर क्षेत्र में भारत का हिस्सा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा बदहाल होता जा रहा है। यही तुलना POK की जनता के मन में सवाल खड़े कर रही है। आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें यह बदहाली मिली? POK का सच अब पाकिस्तान के लिए बोझ बनता जा रहा है। वह जितना इसे छुपाना चाहता है उतना ही यह बाहर आता जा रहा है। इंटरनेट के दौर में अब यह संभव नहीं है कि किसी क्षेत्र की आवाज़ दबा दी जाए। आज वहाँ के युवा खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह उनकी ज़मीनें लूटी और उनके सपने कुचले। यह आवाज़ अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो रही है। कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं है, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है और इसी आत्मा के बीच का घाव है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। भारत ने 1947 से लेकर आज तक इसे अपने अभिन्न अंग के रूप में देखा है और संविधान की धारा 1 और संसद के 1994 के सर्वसम्मति प्रस्ताव ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह सिर्फ संवैधानिक दावा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सच है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।